चलिए आइए देखिए, कोशिका के पार्ट वन में हमने आपको कोशिका के बारे में बता दिया था। किसने खोजा था, किसने कोशिका सिद्धांत दिया था, किसने जीवित कोशिका की खोज की थी, किसने मृतक कोशिका की खोज की थी। तो आइए अब इसके आगे के भाग बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो कोशिका होती है, इसकी बाहरी जो दीवार होती है, बाहरी दीवार को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली बोलेंगे तो इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे तो इसे बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, जो बाहरी वाली झिल्ली होती है, इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये जंतु एवं पादप दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें मिलती है? जंतु एवं पादप दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है प्रोटीन की। जो कोशिका झिल्ली होती है या प्लाज्मा झिल्ली होती है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। समझ रहे हो? कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, फिर आपका हो गया लाइसोसोम हो गया, ठीक है, प्लास्टिड हो गया, मतलब लवक हो गया है, और न्यूक्लियस, सारे अंग क्या होते हैं? इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। समझ रहे हो बात को? ये तो आप क्या होती है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। आइए देखिए, तो ये झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं। अगला नंबर कौन सा है? तो अगला नंबर होता है सेल वॉल। अगला नंबर क्या होता है? सेल वॉल। तो देखिए, इस झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली होती है। इस झिल्ली के बाहर क्या होता है? एक और झिल्ली होती है। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? सेल वॉल, या तो हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। सेल वॉल या कोशिका भित्ति। इस झिल्ली के बाहर एक झिल्ली और होती है, लेकिन ये जो झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? ये इसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ये जो है ये बनी होती है किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज कागज जो होता है हमारा, एक प्रकार का सेलुलोज होता है। तो उस सेलुलोज से क्या बनी होती है? हमारी कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जो होती है किसे मिलती है? केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, देखिए, हम लोगों की कोशिकाओं में क्या मिलती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, हम लोगों की कोशिकाओं में क्या मिलती है? कोशिका झिल्ली मिलती है, और पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्योंकि हम लोग ठंड वगैरह लगती है तो कपड़ा पहन लेते हैं, तो पौधों को तो कपड़ा पहनाने कोई जाएगा नहीं, इसलिए उनकी बाहरी दीवार पर मतलब क्या होता है? कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होती है? कोशिका भित्ति। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसका काम क्या होता है? सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है। ठीक है, इसका काम क्या होगा? सुरक्षा एवं आकार प्रदान करना। मतलब पौधों में क्या होता है? कोशिका भित्ति भी होगी और साथ में कोशिका झिल्ली भी होती है, दोनों होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति भी होगी और साथ में क्या होगी? झिल्ली भी होगी, दोनों होती है। और मनुष्य या कोई भी जानवर की कोशिका में, जंतु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, ठंडी गर्मी या बाहरी चोट से सुरक्षा प्रदान करना, और क्या होता है? आकार प्रदान करना। समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखिए, इसका जो आंतरिक अंग मतलब कोशिका के भीतर का जो अंदर का जो अंग होता है, उनमें सबसे पहले कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये एम से इसको हमने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका, क्योंकि ये सूत्र के समान होता है, सूत्र के समान, तो इससे क्या बोलते हैं? इसको सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसकी खोज की थी अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1894 में। ठीक है, किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। इसमें क्या होता है? देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन जाती है हमारे अंदर, ऑक्सीजन जाती है, जो हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने को ये ऑक्सीजन मिलकर क्या करती है? तोड़ती है, और मतलब वो ग्लूकोज के रूप में जो हमारा भोजन होता है, वो ऑक्सीजन उसको क्या करती है? तोड़ती है, और मतलब कहाँ ले जाती है इसको ले जाती है हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहाँ पर एक चक्र चलता है, उस चक्र को बोलते हैं क्रेब्स चक्र। उसको क्या बोलेंगे? क्रेब्स चक्र। तो वो जो चक्र चलता है, उस क्रेब्स चक्र चलता है, उस क्रेब्स चक्र के चलने से 38 एटीपी के अणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 38। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है एक प्रकार का आपके मतलब ग्लूकोज का छोटा रूप है। तो जब 38 एटीपी के अणु बनेंगे तो उनके मिलने से एक ग्लूकोज का अणु बनता है। ये ग्लूकोज का अणु वो ग्लूकोज है जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इस 38 एटीपी के अणु से मिलने से कितना ग्लूकोज का अणु बनेगा? एक ग्लूकोज का अणु। इससे हमको कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4.2 किलो कैलोरी की हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है।
समझ में आया? देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो भीतर वाली दीवार, तो अंदर वाली जो आंतरिक दीवार होती है वो अंदर की ओर धंसी हुई होती है। इस दीवार को हम बोलते हैं क्या चीज? क्रिस्टी। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टी। और इसमें इस प्रकार के कण निकले रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम या F1 कण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीसोम या F1 कण। अगला नंबर इसका क्या है? देखिए अगला अंग जो इसका होता है ये होता है आपका गोल्गी काय। गोल्गी काय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्गी बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? गोल्गी बॉडी। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक। ठीक है, अब देखिए इस गोल्गी काय का काम क्या होगा? ये जो हमारा गोल्गी काय, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा एवं प्रोटीन का परिवहन करना। ऊर्जा बढ़ाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये ऊर्जा पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गोल्गी काय ये ऊर्जा एवं प्रोटीन क्या करता है? परिवहन करता है, मतलब पहुंचाने का काम करता है। समझ में बात? अब देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारा कोई भी एक अंग काम करता है, कुछ समय बाद वो अंग हमारा क्या होता है? थक जाता है। अब देखिए जो अंग जितना छोटा होगा उसमें उतनी कम कोशिकाएं होंगी। समझ में आया? जो अंग जितना क्या होगा? छोटा होगा, उतनी कम उसमें कोशिकाएं होंगी। तो कुछ समय बाद क्या होता है? वो अंग थक जाएगा। इसीलिए जो अंग मान लीजिए अभी लिख रहे हैं तो लिखने में हमारा कौन सा अंग यूज हो रहा है? हाथ। पैर चुपचाप खड़ा हुआ है तो पैर की जो सारी कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा, पैर ज्यादा बड़ा है उसमें ज्यादा ऊर्जा बनेगी, तो वो सारी ऊर्जा को हाथ में कौन ला रहा है? मतलब ये जो गोल्गी काय है ये पूरी ऊर्जा को हाथ तक पहुंचाने का काम कर रहा है। या हम मुंह से बोल रहे हैं तो हमारे मुंह तक लाने का कौन काम कर रहा है? गोल्गी काय। पूरे शरीर की ऊर्जा को मतलब मुंह तक लाने का काम कौन करता है? गोल्गी काय। इसका काम क्या होता है? ऊर्जा एवं प्रोटीन का परिवहन करना। इसीलिए आदमी को थकान होती है तो पूरे शरीर से थकान लगती है। ऐसा नहीं कि कोई एक अंग थक गया, मान लीजिए मुंह थक गया है बाकी सब सही, ऐसे नहीं होता। तो थकान अगर आदमी को होती है तो उसको पूरे शरीर से थकान होती है। समझ रहे हैं? क्योंकि उसके पूरे शरीर की ऊर्जा जो है मतलब यूज होती है। ठीक, अगला नंबर कौन सा है? देखिए अगला नंबर आपका होगा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं रसधानी। वैक्यूल से क्या बोलेंगे? रसधानी। ये जो रसधानी होती है इसका काम होता है जल संग्रहण करना। मतलब हमारे शरीर में जो पानी सोखने की क्षमता होती है कौन करता है? वैक्यूल्स या रसधानी। क्या बोलेंगे? रसधानी। ये पेड़ पौधों में थोड़ा बड़ी होती है क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, और क्या होता है हमारे शरीर में जो होता है 65 से 70% क्या मिलता है? पानी मिलता है। क्योंकि देखिए 65-70 मतलब अगर आप मान लीजिए 50 किलो आपका वेट है तो 5 से 35 यानी कि आपके शरीर में 35 किलो क्या है? पानी है टोटल। बाकी 15 किलो हड्डी मांस वगैरह होगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में अधिकतर क्या होता है? पानी होता है, और पानी बहुत जरूरी भी होता है। समझ रहे हैं? पौधों में ये जो रसधानी होती है ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए पौधों को ज्यादा पानी चाहिए। वो दिन भर में ज्यादा बहुत सारा पानी खींचते हैं। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा पानी रखने की वजह से जल्दी सूखते भी नहीं है। उनको आप 2-3 महीने 4 महीने पानी नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी के अंदर की जो ये रिक्तिका होती है, रिक्तिका या रसधानी, इसको हिंदी में रिक्तिका भी बोलते हैं। रिक्तिका जीव जंतुओं के अंदर की जो रिक्तिका होती है छोटी होती है। जो मतलब देखिए जो हमारे शरीर में जो पानी स्टोर रहता है कहाँ रहता है? तो कोशिका के रिक्तिका में स्टोर रहता है। ठीक है, आगे देखिए अगला नंबर कौन सा है? तारक काय। तारक काय सेंट्रोसोम, यहाँ लिख दिए इसको, यहाँ लिख देते हैं सेंट्रोसोम। ठीक, अगला अंग हमारा कौन सा? तारक काय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रोसोम। ये यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रोसोम होता है इसकी खोज की थी बोबेरी नामक वैज्ञानिक। किसने किया था? बोबेरी। तो सेंट्रोसोम की खोज किया था बोबेरी नामक वैज्ञानिक। इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। हमारे शरीर में जैसे कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद धीरे धीरे वो क्या होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा घाव क्या होता है? भर जाता है। तो उसी घाव को भरने में कौन काम करता है? ये तारक काय। तो तारक काय का काम क्या होगा? कोशिका को विभाजन करता है। कोशिका विभाजन मतलब होता है पुनर्निर्माण करना। ठीक है, देखिए जब हमारे शरीर में बहुत तेज विभाजन हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं कैंसर। कोशिकाओं के अत्यधिक विभाजन को क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। शुगर के रोगी में ये तारक काय जो होता है मतलब ये नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, तो शुगर के रोगी में क्या होता है? धीरे धीरे काम करता है। समझ में आया? अब देखिए जो हमारे शरीर में जो सबसे तेज विभाजन होता है वो कहाँ होता है? लीवर में होता है। हमारे शरीर में सबसे तेज विभाजन कहाँ होगा? लीवर में। लीवर जो होता है हमारे दाहिने साइड होता है। ठीक है, देखिए
सबसे तेज वाला लीवर में होगा, छिपकली की पूंछ में होगा, गैंडा की चमड़ी, इन सब चीज़ों में बहुत तेज विभाजन होता है। और विभाजन कहाँ पर बिल्कुल नहीं होता, तो हमारा जो माइंड होता है यानी ब्रेन होता है इसका न्यूरॉन सेल का, न्यूरॉन कोशिका या तंत्रिका कोशिका का बना होता है। इस तंत्रिका कोशिका में बिल्कुल भी विभाजन नहीं होता। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि मतलब माइंड में या ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन माइंड में भी कैंसर हो जाता है। कैसे? देखिए, जो न्यूरॉन होता है या हमारा ब्रेन होता है, दो प्रकार की सेल से बना होता है। इसमें 90% होता है न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका, और 10% होता है न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका होती है इसमें विभाजन तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम, कहाँ गया ये, यहाँ पे लिख दिए। जो तंत्रिका कोशिका होती है इसमें सेंट्रोसोम क्या होता है, नहीं पाया जाता, और जो आपका न्यूरोग्लियल सेल होता है इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। इस कारण से इसमें विभाजन नहीं होता है, और जो न्यूरोग्लियल सेल होता है इसमें विभाजन होता है। इसी की वजह से माइंड में भी क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। समझ में आया? अगला नंबर कौन सा है? अगला नंबर आपका होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या काम करता है, हमारे शरीर में आंतरिक कंकाल का काम करता है। हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका को फुलाने का काम करता है। जैसे घर में पिलर होता है, बीच में पिलर लगा रहेगा तो जो ऊपर की छत है नीचे से न गिरने पाए, तो पिलर काम क्या होता है, छत को मतलब एक कंकाल की तरह काम करना। तो उसी प्रकार जो हमारा ये क्या होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये हमारे कोशिका में आंतरिक कंकाल मतलब कोशिका को फुला कर रखने का काम करती है। और क्या करती है, आंतरिक सहायता देती है। अब देखिए, जो आपका ये अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये दो प्रकार की होगी। एक होगी आपकी चिकना होता है एक तरफ का, और एक तरफ आपका होता है खुरदुरा होता है। तो जो चिकना वाला होता है, चिकना वाला किस कलर का होगा, पीले कलर का। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो चिकनी होती है किस कलर की होगी, पीले कलर की। और ये पीली वाली क्या बनाती है, वसा का निर्माण करती है। चिकनाई वसा, क्या फैट मतलब वसा का निर्माण करेगी। और जो खुरदुरी होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका का जो खुरदुरा वाला भाग होता है यानी रफ वाला भाग होता है, वो क्या निर्माण करता है, प्रोटीन का। अब ये खुरदुरा होता क्यों है, क्योंकि इस खुरदुरे वाले में राइबोसोम धंसे रहते हैं, इस वजह से क्या दिखता है, ये खुरदुरा दिखता है। एक बात समझ, तो ये जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ये खुरदुरा इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्मूथ या क्या निर्माण करेगा, वसा का, और जो रफ यानी खुरदुरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बताते हैं।